ब्लॉक ए कहाँ पे है? दिस इज ब्लॉक ए। जो ब्लॉक ए है वो ये है, ब्लॉक बी है वो ये है। आपको ए की वेलोसिटी दे दी कि ए मूव कर रहा है अपवर्ड विद सम वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी। ब्लॉक बी की वेलोसिटी क्या रहेगी? देखो अब ये ऊपर मूव करेगा तो जाहिर सी बात है बी नीचे आएगा, तो वो आपको बतानी है वेलोसिटी ऑफ बी। यहाँ भी स्ट्रिंग अकेला ही है, वो भी ध्यान रखना। बट थोड़ा अरेंजमेंट में फर्क है, ये भी ध्यान रखना। जिनका आंसर आया है, क्या आंसर आया बच्चे? सर 15 मीटर पर सेकेंड। सर बी। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? यही सर एक बड़ी ऑप्शन बात। बी। ऑप्शन डी? ऑप्शन ए कितने बच्चों का आया है? ऑप्शन ए। बच्चों देखो सीधी बात, पहले तो ये कि ब्लॉक नीचे मूव करेगा, है ना? तो अपवर्ड को अगर आपने पॉजिटिव लिया तो डाउनवर्ड वेलोसिटी पहली बात नेगेटिव ही आएगी, है ना? तो -15 मीटर पर सेकेंड आएगा आंसर। मैग्नीट्यूड वाइज 15 आएगा, बट वैसे माइनस आएगा। अब देखो सीधा सीधा देखो इसको सोल्व कैसे करने वाले हम लोग। अगर ये ब्लॉक ब्लॉक ए की वेलोसिटी आपको 5 मीटर पर सेकेंड दी अपवर्ड, तो ये जो पार्ट है स्ट्रिंग का, ये भी ब्लॉक से जुड़ा हुआ है, यानी इसकी भी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी, ठीक है? और ये पुली भी डायरेक्टली इस ब्लॉक से जुड़ा हुआ है, तो यानी इस पुली की वेलोसिटी भी 5 मीटर पर सेकेंड रहेगी। अब देखो जब ये पुली ऊपर 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो ये जो पार्ट है यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड और यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड, ये दोनों साइड से उतने ही वेलोसिटी से कम होता जाएगा ये वाला पार्ट। देखो एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, और एक ये है तीसरा, ये भी अपवर्ड मोशन में 5 मीटर से। तो जो ओवरऑल वेलोसिटी डाउनवर्ड आएगी वो कितनी आएगी? 5 + 5 + 5, इन तीनों की 5 5 जोड़ दो तो आएगा 15 मीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड। बट ये डाउनवर्ड आएगी क्योंकि इधर से ढीला हो जाएगा ना, स्ट्रिंग ढीला होगा तो इधर मूव करते हुए ऐसे नीचे जाएगा, तो वो क्या होगा उसकी वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी 15 मीटर, और इसीलिए वो -15 मीटर पर सेकेंड आएगा अगर डायरेक्शन के साथ आप इसको लिखोगे तो। ठीक है, ये तो आया सीधा सीधा फील से। बट अब हमारा जो क्रक्स है, क्रक्स मतलब जो भी इसके अंदर का बेसिक आइडिया वो ये है कि एक ही स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग ना तो एक्सटेंड हो रहा है ना कंप्रेस हो रहा है, उसकी लेंथ जो है फिक्स है। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को अगर आप फिक्स मानते हुए सोल्व करोगे प्रॉब्लम को, तो वो चाहे कोई भी तरीका अपना लो आंसर आपका आ जाएगा। तो इसका सिस्टमेटिक अप्रोच क्या रहेगा वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सॉल्यूशन मैंने दिया हुआ है कि सिंस L1 L2 L3 L4, अब मैंने लेंथ मार्क कर दी। स्टेप 1 क्या था, पहले प्रॉब्लम को देखो। स्टेप 2 क्या था कि जितनी भी स्ट्रिंग की लेंथ है उनको मार्क कर लो, L1 L2 L3 L4, चारों लेंथ मार्क कर ली। वेलोसिटीज अज्यूम कर लो, ये आपको दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड क्वेश्चन में, ये मैंने अज्यूम कर लिया कि पॉजिटिव डायरेक्शन में बी मूव करेगा, राइट? अब क्या किया
कि L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। L1 L2 L3 L4 को जोड़ दोगे तो ये कॉन्स्टेंट के बराबर आएगा, क्योंकि दैट इज द लेंथ ऑफ आवर स्ट्रिंग। एक ही स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ के सम के उस जो सारे उसके टुकड़े हैं उन सबको जोड़ दोगे तो वो टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के बराबर आ जाएगा, और वही लेंथ रहेगी कांस्टेंट, क्योंकि स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। तो बस यही अज्यूम किया, फिर मैंने डिफरेंशिएशन कर लिया L1 का dt के साथ, L2 का टाइम के साथ, L3 का टाइम के साथ, L4 का टाइम के साथ। तो ये डिफरेंशिएशन करने से मुझे मिला वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ए, बिकॉज L1 जो है, L1 और ए, जो L1 स्ट्रिंग पे वेलोसिटी है वो ए के बराबर है, क्योंकि ये एक साथ जुड़े हुए हैं, राइट। तो इसलिए dl1/dt को मैंने va से रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली L4 और b दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, तो dl4/dt को मैंने vb के से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये प्लस ही रखेंगे अभी। फिर dl2/dt और dl3/dt इनको एक साथ ऐसे ऐसे ही छोड़ दिया। अब देखो dl2/dt इज द वेलोसिटी ऑफ पुली, है ना। L2/dt इज द वेलोसिटी ऑफ पुली, और वेलोसिटी ऑफ पुली भी ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो वो 5 मीटर पर सेकंड है। तो dl2/dt और dl3/dt को मैं 5 से रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड दिस डेटा आई कैन राइट 5 प्लस 5 प्लस 5 माइन ये प्लस vb इज इक्वल टू 0। तो vb विल बी इक्वल टू -15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये ऐसे ही आया, जो मैंने आपको वर्बली बता दिया था बस वही होता है, सिस्टमेटिक तरीके में भी वही होगा, ठीक है। और हम लोग स्टार्टिंग क्या करते हैं, स्टार्टिंग ये होगी कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग हमारा इनएक्सटेंसिबल है। तो पहले ये ले लिया, फिर अलग अलग टुकड़ों को डिफरेंशिएट कर दो टाइम के साथ, तो आपको जो ये लेंथ है ना वो वेलोसिटीज के टर्म्स में नजर आने लगेगी, ठीक है बच्चे। बस यही था आंसर इस क्वेश्चन का। अब कुछ बच्चों को लगेगा कि लेंथ को वेलोसिटी में कैसे कन्वर्ट कर दिया। ठीक बात है, बट लेंथ और डिस्प्लेसमेंट, मान लो मैं डिस्प्लेसमेंट बोल देता तो भी तो वही बात रहती, ये एक्स के बराबर आता है। एक्स मान लो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो ये टुकड़ों का अलग अलग डिस्प्लेसमेंट वो भी जुड़ के फिर वो एक्चुअल वेलोसिटी के टर्म में आता है। बट हम इस तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि चीजें प्रोपोर्शनल होंगी, ठीक है, इसलिए ऐसा करते हैं। सेम वही कंसेप्ट है बच्चे। ये कितने बच्चों का आंसर आया इसका, किया किसी ने? अभी ट्राई कर लो। बस यहाँ कुछ फर्क नहीं करना, इधर आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना है ना। पहली बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगी, दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलने लगेगी। करो इसको एक बार ट्राई। स्टार्ट वही करना है, डिस्प्लेसमेंट x1 x2 x3 ऐसे स्टार्ट करना है। फिर v1 v2 v3 आ जाएगा, फिर A1 A2 A3 आ जाएगा। अभी छोड़ो, देखो मैं बताता हूँ आपको। मैं सॉल्यूशन वाला जो फिगर है ना वो आपके सामने रख देता हूँ, उससे कर लेना। पहले क्वेश्चन समझ लो एक बार। फाइंड द कांस्टेंट रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 1 2 एंड 3। ये ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 2 है, ब्लॉक 3 है, इनकी तीनों के एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, है ना। कुछ एक्सेलरेशन 1 की होगी, 2 की होगी, 3 होगी, वो आपस में कैसे कोरिलेट होंगी, उनके बीच का रिलेशनशिप आपको फाइंड आउट करना है। तो ये आपको फिगर दिख रहा है ये वाला, इस फिगर को देखो, ठीक है। मैंने क्या किया, ये ब्लॉक था 1, इसका इधर जो लेंथ लिखा है ये स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ लिख दी बच्चे, ये स्ट्रिंग की लेंथ x1, ये स्ट्रिंग की लेंथ इधर x4, ये x2 माइनस x1, ये x3 माइनस x4, ऐसे कर लेंगे स्ट्रिंग, तो टोटल लेंथ आ जाएगी। दो इसमें स्ट्रिंग है, उनके हिसाब से एक्सेलरेशन आप फाइंड आउट करोगे। तो देखो ये फिगर है और ये सॉल्यूशन है, इसको देखो समझो, फिर मैं एक बार आपको समझाऊंगा। इस सॉल्यूशन को देख देख के आप कर लो स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सॉल्यूशन को देख देख के, फिगर को देख देख के स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करो। जिन्होंने अटेम्प्ट कर रखा है उनका तो ठीक है, जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है अभी तक वो एक बार इस सॉल्यूशन को देखो। नीचे तो खाली ये आंसर लिखा है, तो इसका तो अभी मत दो ध्यान बेशक से। ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को देखो, और जो लेफ्ट राइट साइड में फिगर है उसको देखो। जिनको ये दोनों चीज समझ आ जाए वो हैंड रेज कर लेना। 1 मिनट तक देखो इसको, 1 1.5 मिनट तक आप समझो इसको।
अच्छा बच्चे, इसमें एक चीज ऐड करनी है मुझे, देखो लेंथ ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग क्या है, लेंथ ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग इज x1 प्लस x4, उसको बोल दिया L1। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है। लेंथ ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग ये है, ये वाला, तो इसकी x4 और x1 इन दोनों का सम है लेंथ। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो पुली के ऊपर रैप्ड रहती है ना लेंथ, ये वाली, इसको हम इनएक्टिव लेंथ बोलते हैं। तो ये हमारे काम की नहीं है, हमारी ये जो इक्वेशंस है उसमें इसका कोई रोल नहीं है इतने पार्ट का, इसको इसलिए हम नेग्लेक्ट कर देते हैं इसको। नेग्लेक्ट नहीं करते, ओमिट करते हैं। नेग्लेक्ट तो वो होता है कि इंपॉर्टेंट है बट वेरी लेस वैल्यू है, बट ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है तो इसको ओमिट कर देते हैं, हटा ही देते हैं इक्वेशन से। तो लेंथ ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग इज x1 प्लस x2, उसको L1 बोल दिया। लेंथ ऑफ सेकंड स्ट्रिंग नीचे वाला है ये, इस सेकंड स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, वो इस इक्वेशन से मिल रही है, x2 माइनस x4 प्लस x3 माइनस x4। तो ये वाली जो लेंथ है बच्चे, ये तो है x2 माइनस x1, ठीक है, और ये वाली है x3 माइनस x4। x2 माइनस x4 है बच्चे, ये x3 नहीं है, x2 माइनस x4, क्योंकि ये ऊपर वाला x4 है ना। तो फर्स्ट स्ट्रिंग इसकी फर्स्ट पार्ट की है, सेकंड की है, इन दोनों को जोड़ दोगे तो L2, लेंथ ऑफ सेकंड स्ट्रिंग। दो इक्वेशन मिल गई। फिर थर्ड स्टेप में क्या किया हमने, डिफरेंशिएट कर दिया फर्स्ट वाले को, x1 प्लस x4 इज इक्वल टू L1 था लेंथ ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग। दोनों साइड डिफरेंशिएट कर रहा हूँ टाइम से, तो क्या आएगा, dx1 को लिख सकते हैं dx1 बाई डी टी प्लस dx4 बाई डी टी इज इक्वल टू dl1 बाई डी टी। अब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, तो L1 इज ए कांस्टेंट थिंग, तो कांस्टेंट है तो ये जीरो के बराबर आएगा डिफरेंशिएशन। तो इसका मतलब हुआ v1 प्लस V4 इज इक्वल टू जीरो। फिर दोबारा डिफरेंशिएट कर दूं तो A1 प्लस A4 इज इक्वल टू जीरो, जीरो का डिफरेंशिएशन जीरो, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन। तो मुझे ये इक्वेशन मिली, A1 प्लस A4 इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली अगर मैं इस इक्वेशन से, ये दूसरी वाली इक्वेशन है ना x2 माइनस x4, ये वाली इक्वेशन को दो बार डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, A2 प्लस A3 माइनस 2A4 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो जीरो और जीरो, तो इन दोनों को आप आपस में भिड़ा दो तो क्या आएगा, A1 प्लस A4 इज इक्वल टू जीरो था, और A2 प्लस A3 माइनस 2A4 ये भी जीरो के बराबर था, तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो फिर आंसर क्या आएगा बच्चे, इसको रिलेट करोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, कुछ तो आंसर मिलने वाला है। ठीक है, अच्छा हम लोग इससे बेटर क्या कर सकते थे, हम A4 को रिप्लेस कर लेते माइनस A1 से। क्यों, क्योंकि इस इक्वेशन है ना, फर्स्ट इक्वेशन A1 प्लस A4 इज इक्वल टू जीरो, तो वो कर लेंगे, वो ज्यादा बेटर है। A1 प्लस A4 इज इक्वल टू जीरो, तो A1 लेफ्ट साइड राइट साइड में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो A4 को रिप्लेस कर दो माइनस A1 से, तो A2 प्लस A3 और माइनस 2A4 है, A4 की जगह माइनस A1 लिख दो इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या आएगा, A2 प्लस A3 प्लस 2A1 इज इक्वल टू जीरो। क्यों, क्योंकि मुझे A1 A2 A3 के टर्म्स में बताना है बच्चे। तो A1 A2 A3 ये मिल गया मुझे। A1 इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2, A3 इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 3, A1 इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 1। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि फर्स्ट जो स्ट्रिंग था वो 1 से कनेक्टेड है, सेकंड स्ट्रिंग था वो 2 से कनेक्टेड, और थर्ड है वो 3 से, तो इसलिए आपको रिलेशनशिप मिला ये वाला, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ भी स्टार्टिंग पॉइंट वही था कि स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। जो भी आपने लेंथ ली थी उनकी लेंथ चेंज नहीं हो रही थी टाइम के साथ, तो पहले वहां से स्टार्ट किया, फिर फर्स्ट डिफरेंशियल किया तो वेलोसिटी आया, सेकंड डिफरेंशियल किया तो एक्सेलरेशन आ गया। नाउ यू हैव अराइव्ड एट द फाइनल रिजल्ट जो कि ए के बराबर है, 2A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जो पिछला वाला था। इसको अब आज होमवर्क मान लो, कर लेना, इसका सॉल्यूशन अच्छे से दिया हुआ है, सेम ही तरीका है, कुछ दिक्कत नहीं है। बस लास्ट में जाओगे तो एक डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन और लगेगी, बाकी यहाँ तक का एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन जैसा है। ये वाला दिया था, ये किया किसी ने, बोलो बोलो। इन द फिगर shown below, the block on the frictionless surface is having acceleration a,
टुवर्ड्स लेफ्ट। जो ये एम ब्लॉक है ना, ये सरफेस पे लेफ्ट साइड में विद एक्सेलरेशन ए मूव कर रहा है। द अदर ब्लॉक इज हैविंग एक्सेलरेशन ए डैश। जो दूसरा ब्लॉक है वो ए डैश एक्सेलरेशन है। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक। इन दोनों के बीच की एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप बताओ। क्या आएगा बच्चों? मैग्नीट्यूड की खाली बात हो रही है, डायरेक्शन हम यहाँ ओमिट करेंगे। तो देखो यहाँ पे, क्योंकि सिंस दे आर द पार्ट ऑफ सेम स्ट्रिंग, यहाँ पे स्ट्रिंग का जो एक्सेलरेशन रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, वही यहाँ पे रहेगा। तो फिर क्या रिलेशनशिप अच्छी बात है? कौन सा रिलेशनशिप आंसर आएगा? बोलो बोलो बोलो, आंसर भी दिखा चुका मैं तुम्हें। So first option. फर्स्ट आएगा बच्चे। उसकी जरूरत ही नहीं है, उतने लंबे सॉल्यूशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग है भाई। देखो एक ही तो तार है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, इधर गया और इधर गया। अब मान लो ये एक पॉइंट पे ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो दूसरा पॉइंट भी तो ए ही एक्सेलरेशन होना चाहिए। डायरेक्शन भले ही अलग हो जाए बट मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग का लेंथ चेंज नहीं हो रहा बच्चे। लेंथ चेंज नहीं हो रहा तो मतलब किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्टेंस है, वो सेम रहेगा। जो इनकी दूरी है वो हमेशा फिक्स रहेगी। दूरी फिक्स रहेगी तो वेलोसिटी भी फिक्स रहेगी। यहाँ पे जो वेलोसिटी है वही यहाँ पे आनी चाहिए। नहीं तो अगर इन दोनों के बीच की वेलोसिटी का डिफरेंस होता तो ये आगे निकल चुका होता और ये पीछे, तो इसके लिए इस स्ट्रिंग को इन एक्सटेंसिबल होना पड़ता है, यानी इलास्टिक की तरह बिहेव करता। बट ऐसा नहीं कर रहा है। तो जो भी पॉइंट, किसी भी फिक्स पॉइंट पे जो भी इसकी वेलोसिटी रहेगी वही हर जगह वेलोसिटी रहेगी। जो एक्सेलरेशन रहेगा वही हर जगह एक्सेलरेशन रहेगा। अब यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। अगर ये ऐसे जा रहा था तो इसको बोलते, मान लो ए वैल्यू है तो ए इंटू माइनस आई कैप ऐसा होता। और ये नीचे जा रहा है तो फिर उसको वेक्टर फॉर्म में बोलते ए इंटू माइनस जे कैप। ठीक है। डायरेक्शन भले ही अलग हो जाए, मैग्नीट्यूड रहेगा सेम। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ए था, ए डैश था, तो इनका मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अगर वेक्टर की बात कर रहे थे तो ऊपर एरो भी लगाते, बट एरो हटा दिया, मतलब मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक दिस, क्योंकि दे आर डायरेक्टली अटैच्ड टू अ सेम स्ट्रिंग, जो एक ही तार है, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। पूरा सोल्यूशन तरीका वही है। लेंथ डिफाइन कर लो, ये L1 ले लिया, ये L2 ले लिया, ये L3 ले लिया। तीनों को जोड़ के कांस्टेंट बोल दिया, क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग जो कि इनएक्सटेंसिबल है। फिर क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर दो, तो v1 प्लस v2 माइनस v3 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आएगा। और आगे सोल्व करोगे तो आपको रिलेशनशिप मिलेगा v1 माइनस v3 इज इक्वल टू 0। दोबारा डिफरेंशिएट कर दोगे तो a1 माइनस a3 इज इक्वल टू 0, इधर लेके आ जाओगे तो a1 इज इक्वल टू a3। तो जो स्ट्रिंग 1 का जो एक्सेलरेशन है वही स्ट्रिंग 3 का है, थर्ड वाले पार्ट का। इसका मतलब क्या हुआ? 1 कनेक्टेड है कैपिटल एम से इधर वाले से, और L3 कनेक्टेड है इस वाले एम से, तो दोनों आगे बराबर। इससे आया a इज इक्वल टू a डैश। ठीक है। अब इनमें से क्वेश्चन किया था ये और ये। At certain moment of time, velocity of block 1 and 2 both are 1 meter per second upward। 1 और 2 की वेलोसिटी, ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2, इन दोनों की वेलोसिटी अपवर्ड है कितनी? 1 मीटर पर सेकंड। तो अब आप बताओ 3 की वेलोसिटी क्या रहेगी? पहले बच्चे ये बताओ। देखो 1 अगर ऊपर जा रहा है और 2 भी ऊपर जा रहा है, तो ये 3 डाउनवर्ड आएगा। ये बात कितनों को समझ आ रही है? देखो पहले 2 को मूव ही नहीं कराते, केवल 1 को मूव कराते। 1 को मूव कराया तो ये एक स्ट्रिंग था यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है बच्चे। अब इसका ये पार्ट ऐसे ऊपर ऊपर जाएगा तो ये वाला टुकड़ा नीचे आना पड़ेगा ना। तो ये पूरा कंप्लीट सिस्टम, कौन सा वाला सिस्टम? जिसमें ये पुली है, ये वाला पुली, ये ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3। ब्लॉक 1 के ऊपर जाने से ये पूरा का पूरा सिस्टम नीचे आएगा। ठीक है। अब ये तो एक बात हुई, और दूसरी बात क्या होगी? दूसरी बात ये होगी कि इस सिस्टम में भी अगर ब्लॉक 2 ऊपर जाएगा तो ये एक स्ट्रिंग है इधर ऐसे जा रहा है, तो ये ब्लॉक 3 को नीचे आना पड़ेगा। ठीक है। अब ब्लॉक 3 कितना नीचे आएगा? देखो अगर 1 मीटर पर सेकेंड से ब्लॉक 1 जा रहा है ऊपर, ठीक है, तो ये वाला पार्ट, ये 1 मीटर पर सेकेंड से आएगा नीचे। तो इस पे ये वाला पार्ट, मतलब ये दोनों मिला के, ठीक है, एक तो ये, और दूसरा अगर ये 2 भी 1 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है ना, ऊपर मतलब इधर इस पे स्लाइड कर रहा है, ऊपर या नीचे तो नहीं जाएगा, ये तो फिक्स ही रहेगा। अगर ये ऊपर जा रहा है इसको नीचे आ रहा है तो ये रहेगा तो इसी पॉइंट पे। बट इसका मोशन, जो रिलेटिव मोशन स्ट्रिंग का होगा इसके हिसाब से, वो 1 मीटर पर सेकेंड है। तो फिर 3 इस हिसाब से 1 मीटर और नीचे आएगा।
तो ये दोनों जुड़ के 3 पे दिखेंगे, 1 ये और 1 ये। तो आपको ओवरऑल जो वेलोसिटी मिलेगी 3 की वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगी कितनी, 1 मीटर पर सेकेंड ड्यू टू वन ब्लॉक 1 एंड 1 मीटर पर सेकेंड ड्यू टू ब्लॉक 2। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आंसर आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 मीटर पर सेकेंड आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, find the velocity of the hanging block if the velocity of the free ends of the rope are in as indicated। जो हैंगिंग ब्लॉक है बच्चे ये, इसकी वेलोसिटी बता दो अगर आपको दो गिवन वेलोसिटी ये दी गई है, 2 ये और ये 1 ये, तो क्या आएगी इन दोनों की, भाई ये मूव कर रहा है 1 से, ये मूव कर रहा है 2 से, तो इसकी वेलोसिटी क्या आएगी, क्या आएगी, सिंपल लॉजिक लगाओ, फील करते ही आपको पता चलेगा, एवरेज वेलोसिटी आएगी 2 + 1/2 3/2, और अपवर्ड डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, तो 3/2 मीटर पर सेकेंड। भाई देखो इन क्वेश्चन को अगर ऐसे समझ नहीं आ रहे तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट मान लो, ठीक है बच्चे, ये एक ही स्ट्रिंग है ये वाला, जिससे तीनों पुली बंधे हुए हैं, इसकी लेंथ मान लो कांस्टेंट। अब ये लेंथ कांस्टेंट मानते ही मान लो टुकड़ा है, ये L1 है, ये L2 है बच्चे, ये L3 है और ये L4 है। तो L1 + L2 + L3 + L4 इज इक्वल टू कांस्टेंट। दोनों साइड डिफरेंशियल लोगे तो मतलब V1 + V2 + V3 + V4 इज इक्वल टू 0, है ना, कांस्टेंट का सम करोगे तो 0 आएगा जी। V1 L3 ये था, L4 ये है, अब देखो ये नीचे जा रहा है L3, तो ये L4 क्या आएगा, ऊपर जाएगा, L1 क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये था, क्या क्या लिख दिया था भाई मैंने, अच्छा 1 2 3 4 ऐसे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारी चॉइस है, हम लाइन में लिख लेते हैं इनको, इसको L1 बोल दिया, इसको L2 L3 और L4, ठीक है। अब V1 V2 V3 V4 उसके टर्म में आया, अब बताओ V1 क्या है बच्चे, V1 दिया है 2, V2 नहीं दिया, V3 नहीं दिया, V4 दिया है 1, ये 0 आएगा, ठीक है। अब V1 + V3 इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी इन दोनों के सम से, ठीक है, V1 + V3, सॉरी V2 + V3, V2 + V3 विल बी इक्वल टू -3, है ना, ऐसा कुछ आएगा। और मैग्नीट्यूड की बात करें तो खाली 3 आएगा। और बाकी दूसरी बात है कि V2 + V3 की वैल्यू मिल गई। अब आपको फाइंड आउट करना है कि ये कितने से वेलोसिटी से ऊपर मूव करेगा। इसके बाद तो भाई वो फिर अर्थमेटिक एवरेज का कंसेप्ट लगेगा, उसकी तो फील ही लेनी पड़ेगी, उसका कोई इलाज नहीं है। तो इसका एवरेज आएगा जो वेलोसिटी ऑफ द पुली आएगी, ठीक है। तो इसलिए उसको आप कैलकुलेट करोगे तो इधर इनका एवरेज लोगे तो डिवाइडेड बाई 2, तो इधर भी डिवाइडेड बाई 2, वो आएगी वेलोसिटी ऑफ पुली, तो दैट विल बी 3/2, ठीक है। अपवर्ड में जाएगा तो इसलिए पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा साइन कन्वेंशन तो दूसरा तरीका है समझने का, वो ये है, मैं बताता हूँ आपको, कि ये अगर कांस्टेंट वाले से नहीं आ रहा तो क्या करो, लेफ्ट साइड वाले स्ट्रिंग को देखो पहले, लेफ्ट वाले स्ट्रिंग को देखोगे तो दैट इज मूविंग 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये टुकड़ा 2 मीटर से आ रहा है तो ये भी 2 मीटर से जाएगा, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है ना यहाँ तक, तो बच्चे तो 2 मीटर इसका अपवर्ड मोशन, ये 1 से नीचे जा रहा है तो ये इधर वाला पार्ट 1 मीटर से ऊपर जा रहा होगा, तो एक 2 मीटर से ऊपर जा रहा है, एक 1 मीटर से ऊपर जा रहा है, इन दोनों का एवरेज ही आपको लेना पड़ेगा, तब आपकी वेलोसिटी ऑफ दिस पुली आएगी। तो 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, 3/2, अपवर्ड है तो पॉजिटिव है तो वैसे भी आंसर आ गया है, तो 3/2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इफ ब्लॉक बी मूव्स डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, अगर ब्लॉक बी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे मूव करता है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो। तो देखो बच्चे 3 मीटर पर सेकेंड यहाँ से था, तो ये स्ट्रिंग 1 यहाँ से यहाँ तक जुड़ा हुआ है ऐसे, तो इसका मतलब यहाँ भी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, और ये बटेगा दो टुकड़ों में, इधर और इधर, है ना। तो इधर क्या एक्सेलरेशन फील होगा, क्या आएगा आंसर बच्चों, एक्सेलरेशन आएगा, अरे दो टुकड़ों में बट गया ना यार, इधर और इधर, Yes, sir. दो टुकड़ों में बट गया या डबल हो जाएगा,
बच्चे इसका आंसर 3/2 आएगा कि 6 आएगा, ये बताओ। ठीक है, लेंथ को आप कंपनसेट करो, लेंथ से स्टार्ट करोगे, ठीक है, या वेलोसिटी एक्सेलरेशन से भी स्टार्ट करोगे तो आपको फील आएगी कि जब ये 3 से मूव कर रहा है तो उसको 2 टुकड़ों में बराबर बांटना होगा, तो ये पार्ट भी 3 और ये भी 3, और वो एक स्ट्रिंग पे आ रहे हैं तो दोनों ऐड होके 6 मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका आंसर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है, और इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है। कहाँ पे क्या था, क्या बताना था, रुको, अरे कीप करते हैं देख लें। इसमें क्वेश्चन में आपको बताना था बच्चे कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 3, तो 3 की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड आई थी। ये यहाँ पे आपको कहीं यहाँ रखा होगा आंसर, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 3 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। कहाँ है भाई, कुछ गलती हो गई हमारे से, इधर गलती है, चेक कर लेना इसको, वैसे 2 ही आना चाहिए, 3 आ रहा है तो 3 तो नहीं आना चाहिए भाई, 1 इधर और ये ऊपर गया तो 1 इधर, 2 ही आएगा इसका आंसर। देख लेना इसमें अगर कुछ गलती हो तो, मार्क कर दिया मैंने, देख लेना आप, अगर फिर भी डाउट आए तो पूछ लेना, ठीक है। इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कल आपको पढ़ा दिया था, एप्लीकेशन भी पढ़ा दिए थे, ये क्वेश्चन भी आपको करा दिया था क्लास में, ठीक है। ये माइंड मैप भी आपको थोड़ा समझा दिया था। अब इसके बाद सर्कुलर मोशन वाला पार्ट बाद में होगा, आज स्टार्ट कर लेते हैं फ्रिक्शन। कर लें अभी स्टार्ट, Yes, sir. थोड़ा बेसिक स्टार्ट कर लेते हैं फिर देखते हैं क्या रहेगा। कितने बच्चों को न्यूमेरिकल समझ नहीं आ रहे, अभी धुआं हो गया सब, जेन्युइनली हाथ ऊपर करना कि अब जो न्यूमेरिकल चल रहे हैं उनका एक भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आ रहे हैं, कितने बच्चों को जेन्युइनली समझ आ रहे हैं ये बताओ। इनको समझ आ रहा है वही हैंड रेज करना बच्चे। ठीक है, चलो अच्छी बात है, इतने बच्चे समझ पा रहे हो। देखो भाई, अब अगर अगर तुम्हें लग रहा है ना, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है अंदर से, तो ये बात ध्यान रखो कि अब आपका जो पार्ट है ना वो ये है कि इसके आगे का जो मतलब जो भी थोड़ा सा आपको लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, थोड़ा नहीं आ रहा, तो उसके आगे का बच्चे करने के लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा और क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, वही इसका सबसे सक्सेसफुल तरीका है, ठीक है। कर लो, हाथ नीचे कर लो। तो अभी फ्रिक्शन बताओ क्या होता है, व्हाट इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है। ये होता है ना फ्रिक्शन, ठीक है। हम अपने हाथों को रगड़ते हैं तो क्या होता है बीच में, Heat घर्षण होता produce. है ना, घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है। हिंदी में सही में घर्षण बोलते हैं, फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, घर्षण। जब एक Harsha. सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर रगड़ रहा हो, ऐसे। तो ये तो हमें पता है। अब फ्रिक्शन की फॉर्मल डेफिनेशन क्या है, जब हम पढ़ रहे थे कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, तो फ्रिक्शन क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, The contact. कॉन्टैक्ट है। तो दो सरफेसेस को कॉन्टैक्ट में आना पड़ेगा, देखो, तो कॉन्टेक्ट में आना पड़ेगा, दैट मीन्स इट्स अ कॉन्टेक्ट फोर्स, सबसे पहली बात। और उसके बाद देखो डेफिनेशन देखते हो तो फ्रिक्शन इज ए फोर्स रिलेटेड टू टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट, तो कॉन्टेक्ट में होना चाहिए, विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, इन दो सरफेसेस के बीच में जो भी मोशन होगा ना एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, उसको अपोज करने वाला फोर्स, उसी को बोलते हैं फ्रिक्शन। आप मूव करना चाहोगे, ये कहेगा नहीं मूव करने दूंगा। आप बोलोगे अरे भाई कोई बात नहीं और फोर्स लगा, तो ये कहेगा मैं और ज्यादा फोर्स लगाऊंगा। फिर एक लिमिट तक ये फोर्स लगाएगा और फिर हम मूव कर पाएंगे। तो आपने हर जगह फील किया होगा, लिखते हो पेंसिल से तो भी तो फोर्स लग रहा है ना, वो एनर्जी कहाँ जा रही है, फ्रिक्शन में। गाड़ी मूव कर रही है, तो गाड़ी मूव कर रही है तो उसको कंटिन्यूस फ्यूल बर्न करना पड़ रहा है, एनर्जी जा रही है फ्रिक्शन में। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जहां भी देखोगे फ्रिक्शन इज एवरीवेयर प्रेजेंट। तो बस देखो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सब बच्चे ध्यान से सुनो, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अब पिछला चैप्टर गया तो गया, कोई दिक्कत नहीं, वो चैप्टर था भी कुछ ऐसा ही है ना, वहां पे हमने जो पढ़ा वो था थोड़ा ऐसा सा, लेकिन
अभी जो चैप्टर्स आने वाले हैं इसके बाद लगभग सारे चैप्टर ऐसे हैं कि हर एक चैप्टर के फॉर्मूले होंगे, सेट ऑफ फॉर्मूलाज, उनके बेसिस पे आप 10, 20, 30, 40% क्वेश्चंस कर पाओगे। तो ध्यान से सुनना, सरेंडर मत हो, कोई बात नहीं। 4 चैप्टर 5 चैप्टर अगर आपके अभी तक छूट भी गए फॉर सम रीजन, तो आप ये मान के चलो कि कोई बात नहीं, उनको मैं कवर कर लूंगी। अभी के लिए जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है इसको एक फ्रेश स्टार्ट दो। हालांकि अभी हमारा पूरा नहीं हो पाएगा, बट जितना भी होगा हम लोग देखते हैं, फिर से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अभी फ्रिक्शन के बारे में मुझे एक क्वेश्चन बताओ, मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट है या फ्रिक्शन से हमें हमेशा दिक्कत होती है? फ्रिक्शन के बारे में एक सेंटेंस है ना, इट इज ए दोनों। नेसेसरी एविल, फ्रिक्शन इज नेसेसरी एविल। तो आप ये बताओ कि फ्रिक्शन हमेशा नुकसान देता है या फ्रिक्शन के कुछ फायदे भी हैं? सर इसके फायदे भी है और नुकसान भी है। कितने बच्चों को लगता है कि नुकसान है, कि सिर्फ नुकसान है? नहीं सर, फायदे और नुकसान दोनों ही है। और फायदे कितने बच्चों को लगता है? कोई नहीं। और कितने बच्चों को ये लगता है कि फायदे भी हैं और नुकसान भी है? ठीक है। बाकी बच्चों को हैंड रेज ही करना नहीं आता आई थिंक, क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं मुझे लगता है। कोई बात नहीं। तो देखो, फायदे और नुकसान आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है ना, आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है। अब जिन बच्चों को फ्रिक्शन का या इन फोटोज, जो आपको फोटोज दिख रही है, इनका थोड़ा बहुत भी आइडिया है, वो हैंड रेज कर लो, मैं एक एक करके पूछूंगा, है ना। एक एक करके पूछूंगा, आप अपने मर्जी की फोटो चुनना और मुझे बताना कि सर मुझे ये वाले फोटो में ये लग रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन यहाँ पे नजर आ रहा है मुझे, और ये जरूरी था या डिसएडवांटेजेस था। चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चों के हाथ ऊपर है। साक्षी बताओ बेटा। साक्षी हैज लेफ्ट द मीटिंग, वाह वाह अरे कोई बात नहीं, बोल देते सर नहीं आता। गुंजन आप बताओ। गुंजन। सर ये पेंसिल से हम फ्रिक्शन के कारण लिख पा रहे हैं। हाँ, तो इसमें आप बताओ सरफेसेस कहाँ पे हैं जिनमें ये बोला ना कि इट एक्ट्स बिटवीन टू सरफेसेस, वो दो सरफेसेस कौन से हैं जहाँ पे ये फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है? एक तो वो ड्राइंग शीट या प्लेन, और ठीक है। दूसरा पेंसिल। दूसरा पेंसिल की निब, है ना, ग्रेफाइट की निब है, वो एक सरफेस हो गया, और दूसरा वो प्लेन हो गया। तो हम ऐसे लिख रहे हैं, तो दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट हो रहा है, और वो फ्रिक्शन है, उसी वजह से हम लोग लिख पा रहे हैं कि ग्रेफाइट जो है धीरे 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 उसके ऊपर छूटता जा रहा है, घिसता जा रहा है, इसलिए हम लिख पाए। ठीक है बच्चे। स्मृति आप बताओ। सर गाड़ी वाला, सर टायर और रोड के बीच फ्रिक्शन है। तो अच्छा, ये भी बताना था बच्चे, गुंजन आपको ये भी बताना था, क्या ये जरूरी था? जरूरी था ऑब्वियसली ना, लिख पाए इसलिए, इसलिए यहाँ पे फ्रिक्शन जरूरी था। अच्छा आप बताओ स्मृति आप बता रहे थे कि टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन है, आगे बताओ। सरफेसेस कौन से हुए हमारे, जिनके सरफेस कौन कौन सा हुआ? भाई एक तो रोड हो गया और दूसरा टायर हो गया। टायर का आउटर पेरिफेरी ना, आउटर सरफेस, एक सरफेस तो टायर का सरकमफ्रेंस वाला हो गया, और दूसरा रोड, तो उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, इसलिए गाड़ी आगे चल पाती है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो वहीं के वहीं घूमता रहता टायर, आगे बढ़ ही नहीं पाते, कॉन्टेक्ट फोर्स ही नहीं मिलता, तो वहीं पे घूमता रहता। तो ये हमें पता चला कि यहाँ भी फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट है ना। यस सर। ठीक है। और यहाँ पे फ्रिक्शन का डिसएडवांटेज क्या है कि टायर घिस जाता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो टायर घिसता नहीं, हमें पैसे नहीं खर्चने पड़ते, पर टायर घिसता है, हमें नए टायर लगवाने पड़ते हैं, तो वो उसका नुकसान भी है। बट अगर फ्रिक्शन होता ही नहीं तो हम चल भी नहीं पाते बच्चे। ठीक है। तो ये दोनों ही फायदे और नुकसान एक साथ हैं। ठीक है, सानिया आप बताओ बच्चे। सर ये जो आग जला रहा है ना सर, इसमें दोनों जो स्टोन्स है उनके बीच ही फ्रिक्शन हो रहा है। ठीक है। अब देखो, हमने कुकिंग सीखी, आदि मानव था ना, उसको पता नहीं था, वो कच्चा खा जाता था, मीट मिली तो ऐसे खा जाएगा खच करके, और उसको फ्रूट्स मिले तो ऐसे ऐसे करके खा जाता था। लेकिन उसने पकाना सीखा, तो पकाने के लिए उसको आग चाहिए थी। कुकिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या? आग, हीट। तो वो हीट की इन्वेंशन कैसे हुई? व्हेन ऐसे दो पत्थरों को मार रहा था, या उसने रैंडमली कहीं देख लिया होगा चट्टान गिर रही है, दोनों आपस में टकराई तो चिंगारी उठी, फिर आग लग गई। तो उसने ये सीखा दैट इन्वेंशन इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन फ्रिक्शन। भाई दो चट्टानें थी, ऐसे ऐसे किया उसने, तो उसके अंदर से आग निकली। तो फ्रिक्शन की वजह से ऐसा हुआ, एक 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 स्टोन का सरफेस दूसरे का आपस में कांटेक्ट में आए और घिसे,
तो उसकी वजह से आग उत्पन्न हुई। सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल दिख रहा है, वो लकड़ी से लकड़ी घिस रहा है ना, पत्थर नहीं, आपको लकड़ी भी होगी ना, तो ऐसे पकड़ेगा लकड़ी को, ऐसे ऐसे घुमाएगा, तो ये जो लकड़ी है और दूसरी लकड़ी, उन दोनों के कॉन्टेक्ट पे क्या होगा, हीट जनरेट होगी, फिर आग बन जाती है। ऐसे तो मैंने खुद भी किया हुआ है, ट्राई घर पे हो जाता है, आप लोग ट्राई करना अगर टाइम मिले तो। सर ये आग तो लग पेंसिल इरेज कर रही है प्लेन हाँ, पेपर पे जो पेंसिल और लिखा है। इरेजर, तो पेंसिल और इरेजर जो है उसका क्या हो गया सरफेस में, मतलब कि एक प्लेन पेपर है और ऐसे इरेज करेगी, तो वहां भी दोनों सरफेसेस कांटेक्ट में आएंगे, इसलिए हम इरेज कर पाए, लिख भी इसीलिए पाए और इरेज भी इसलिए कर पाए, बिकॉज वी हैव फ्रिक्शन। सानवी? सर जो ये कैट है उसके हम्म। हाथों में और लकड़ी में दोनों के बीच फ्रिक्शन है, तो वो उसके लिए चलना पॉसिबल हो रहा है। चढ़ना पॉसिबल हो रहा है, और अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता, टॉम एंड जेरी वाला हाल, कि ऐसे पकड़ता और नीचे जाता फिसलता हुआ, तो हमेशा वो होता। तो यहाँ पे ही चढ़ पा रहा है, तो ऐसा नहीं है फ्रिक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भाई, फ्रिक्शन इज द बेसिक फिनोमिना, ये हमारा क्या है, नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो हर एक नेचुरल बीइंग के पास इसका फायदा भी होगा और नुकसान भी होगा। तो ये पेड़ पौधों पर पक्षी चढ़ पाते हैं, बैठ पाते हैं, उठ पाते हैं, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अब देखो ये तो पेड़ पे चढ़ रहा है, हम लोग चल भी तो इसलिए पाते हैं, हम लोग जब चलते हैं ऐसे ऐसे करके पैर आगे पीछे करके, तो फ्रिक्शन नहीं होता तो हम चल नहीं पाते बच्चे। तो अब हमें पता चला कि फ्रिक्शन जरूरी भी है और फ्रिक्शन नुकसानदेह भी है, ठीक है। अब जो बच्चे बच गए वो यहां से कुछ बताओ, कुछ समझ आ रहा होगा? ये सेकंड पिक्चर क्या है, बीच वाली पिक्चर क्या दिख रही है बच्चों? जो बीच में फोटो दिख रहा है एनिमेशन, वो क्या है? हड्डी है? अरे बताओ, हड्डी। है ना, हड्डी Yes, है ना, yes. एंकल जॉइंट है, एक हड्डी दूसरी हड्डी पे घूम रही है। तो देखो जिनको समझ नहीं आया उनको बताता हूँ, एक ये नीचे बोन है, एक ये ऊपर है, और बीच में ये मसल है, राइट, ये मसल की वजह से मूव कर रही है, बट इनके बीच में ये सरफेस है, देखो बच्चे ये वाला दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर फ्रिक्शन होगा, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन, तो क्या होगा, हड्डियां एक दूसरे से टकराएंगी और हमें दर्द होगा। कुछ जैसे हम बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं यानी दादा दादी की उम्र में आ जाते हैं, तो क्या होता है, पैरों का दर्द, घुटनों का दर्द होता है ना, कि उसके तो घुटने दुखते हैं, मेरी दादी के तो घुटने दुखते हैं, मेरे दादा के तो घुटने दुखते हैं, तो वो सबका होता ही है। तो वाई दैट हैपेंस, क्योंकि इनके बीच में एक चीज होती है साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड अगर सूख जाए, देखो एक हड्डी से दूसरी हड्डी को सेपरेट करने के लिए एक ऐसे ग्रीस टाइप का सिस्टम होता है, ऑयल बोल लो, ग्रीस बोल लो, या लुब्रिकेंट बोल लो, नेचुरल लुब्रिकेंट, बाकी होता है लिगामेंट है। अगर बायो आप पढ़ रहे हो तो 10th तक तो आपने पढ़ी होगी, तो ये होता है लिगामेंट। लिगामेंट क्या होता है, सॉफ्ट टिश्यू होता है। अब ये सॉफ्ट टिश्यू होता है, इन दोनों के बीच में होता है, दोनों हड्डियों को एक दूसरे से सेपरेट कर रहा होता है टू रिड्यूस फ्रिक्शन। तो यहाँ पे फ्रिक्शन हानिकारक है, अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो हड्डियां घिस जाएंगी बच्चे। अब उम्र होती है 60-70 साल तो जी जाता है हर आदमी, है ना, तो 70 ईयर्स तक उस हड्डी को सस्टेन करने के लिए इट रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ लुब्रिकेशन, नेचुरल लुब्रिकेशन। तो यहाँ पे फ्रिक्शन नुकसान कर रहा है, पहले क्वेश्चन पहले जितने भी थे वहां पे फायदा ही फायदा कर रहा था, बट यहाँ पे वो नुकसान भी कर रहा है, तो इसलिए वी नीड टू प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, या वी नीड टू प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ लुब्रिकेशन या ऑयल, ठीक है। ये फर्स्ट वाला देखो, इसमें क्या है, यहाँ पे देखो कोई मैकेनिकल पार्ट है, वैसे कैम एंड फ्लोवर है, ये इंजन का पार्ट होता है। तो क्या हो रहा है कि इन दोनों के बीच में हमें क्या करना पड़ा, कोई ऑयल डालना पड़ा, है ना। ये बात तो सबको पता होगा बच्चों, कि पेट्रोल के साथ साथ गाड़ी में इंजन ऑयल भी डलता है, ये बात पता है सबको, यस सर। है Yes, ना। sir. इंजन ऑयल क्यों डालना पड़ा, इंजन ऑयल होता है, अगर आप देखोगे कहीं भी आपने देखा ही होगा इंजन ऑयल, या फिर जैसे हम चारा काटने वाली मशीन, तो सबके घर में होती है ना, मेरे घर में भी है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, ऑयल डालते हैं साइड से, ऐसा क्यों करते हैं बच्चे, टू रिड्यूस फ्रिक्शन, नहीं तो घुमा ही नहीं पाएगा उसको कोई। आजकल तो मोटर से चलाते हैं लोग, लेकिन हाथ से भी घुमाते हैं, मेरे घर पे तो मैंने हाथ की रखी हुई है ताकि थोड़ी एक्सरसाइज हो जाए। तो अब उसमें ऑयल डालना पड़ता है, नहीं तो वो चू 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 ऐसे करेगी और फिर घूमेगी नहीं, जितना चारा नहीं कटेगा उससे ज्यादा उसमें ताकत लगाते जा रहे हो। तो टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, वहां पे भी फ्रिक्शन हानिकारक है, क्यों, क्योंकि अगर बार बार फ्रिक्शन होगा तो चीजें वियर आउट हो जाएंगी, एक दूसरे पे चीजें घिसेंगी, ऐसे रगड़ती जाएंगी तो घिस जाएंगी, वियर आउट हो जाएंगी। तो टू प्रिवेंट दैट वियर आउट थिंग हम लोग ऑयल डालते हैं। तो यहाँ पे फ्रिक्शन हानिकारक है, और फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे करें जी, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का एक ही तरीका है, दैट इज बाय प्रोवाइडिंग सम लुब्रिकेशन। तो ये हम देखेंगे बाद में लुब्रिकेशन क्या चीज होती है। तो पहली बात आपको पता चली, फ्रिक्शन इज अ फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस, दो सरफेसेस के बीच में फोर्स है, अपोजिंग इन नेचर है, कि जो जिधर आप मोशन करोगे उससे अब उल्टी डायरेक्शन में एक्ट करेगा। और तीसरी क्या चीज पता पड़ी, कि टू रिड्यूस फ्रिक्शन वी नीड टू प्रोवाइड सम लुब्रिकेशन।
ठीक है, अपोजिंग नेचर में है, सरफेस फोर्स है और फ्रिक्शन इसका नाम है, और इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वी नीड टू प्रोवाइड सम लुब्रिकेशन। इतनी बात सबको समझ आ गई होगी। यस सर। सर अब फ्रिक्शन को देखने के दो नजरिए होते हैं, जैसा हमने फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर में देखा था कि टू स्टडी फिजिक्स वी हैव टू व्यू पॉइंट्स। पहला क्या, मैक्रोस्कोपिक, और दूसरा क्या, माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक वो था जिसके अंदर हम नंगी आंखों से या बेयर आइज से, है ना, बेयर आइज से, जैसे चश्मा है तो चश्मे के साथ भी, मतलब विदाउट एनी स्पेशल इक्विपमेंट हम जिस जिस चीज को देख पाए वो क्या हुआ, मैक्रोस्कोपिक, या उसको फील कर पाए, बेयर आइज से हमें पता चले कि हाँ यार ऐसा कुछ हो रहा है, दैट इज मैक्रोस्कोपिक। और अगर किसी को माइक्रोस्कोप या स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट की जरूरत हो जिस व्यू पॉइंट को समझने के लिए या देखने के लिए, उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक व्यू। ठीक है, तो फ्रिक्शन के भी दो ओरिजिन होते हैं, एक मैक्रोस्कोपिक ओरिजिन और दूसरा माइक्रोस्कोपिक ओरिजिन। तो एक एक करके देखते हैं फ्रिक्शन का मैक्रोस्कोपिक कहाँ से आता है और माइक्रोस्कोपिक कहाँ से आता है। अच्छा, आपको पता था फ्रिक्शन के दो तरीके होते हैं, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक? कितने बच्चों को पता था कि फ्रिक्शन दो तरीकों से उत्पन्न होता है? हाँ, तो माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक, अभी देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग सी बात आएगी, देखते हैं। मैक्रोस्कोपिक में क्या बोलते हैं, व्हेन टू सरफेसेस आर केप्ट इन कांटेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट बिटवीन द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स बिटवीन द बॉडीज। अब ये मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट की बात हो रही है, ना कि माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक यानी आंखों से दिखने वाले की, कि दो सरफेसेस जब कांटेक्ट में होंगे तो इनके कांटेक्ट सरफेसेस के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस एक्ट कर रहे हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि दैट विच आर रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो उस वजह से जो फ्रिक्शन होगा उसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक। थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट एडजस्ट कर लो, ऐसा ही होता है कि जो बेसिक, मतलब मैक्रोस्कोपिक का मतलब क्या हुआ यार, कि जिसका बेसिक व्यू पॉइंट है, मतलब जो जिसकी वजह से वो फोर्स आया, जिसको आप महसूस कर पा रहे हो, है ना, दैट इज ड्यू टू मैक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द कॉन्टेक्टिंग सरफेसेस। ठीक है, उन दोनों के बीच के, एक सरफेस ऊपर वाला था एक नीचे वाला, इनके सरफेसेस के बीच में जैसे ये कनेक्ट में आए तो इनके जो छोटे छोटे बिल्कुल बेसिक लेवल पे जाओगे तो इनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन होने लगेगा, और वो अट्रैक्शन फोर्स ही मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना ऑफ फ्रिक्शन को जन्म देता है। तो दैट इज मैक्रोस्कोपिक व्यू, कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस काम कर रहे हो तो आया मैक्रोस्कोपिक व्यू, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस काम कर रहे हो तो मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, अब देखो ऐसे होगा, सरफेस पे ये पार्टिकल्स होंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो ये अट्रैक्शन ही ये लीनियर होगा ना थ्रू आउट, भाई पूरे सरफेसेस पे लीनियर होगा ऐसे, तो इसलिए बोल रहे हैं इसको कि ये मैक्रोस्कोपिक है। ठीक है, इसकी वजह से आपको जो मेन वो है कोज फ्रिक्शन का वो यही है। इसके बाद आता है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक में क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फोकस अवर अटेंशन ऑन द सरफेस इरेगुलरिटीज। देखो दो सरफेसेस हैं, अगर आप कितना भी कोशिश करो, बट सरफेस को आप बिल्कुल परफेक्टली स्ट्रेट नहीं बना सकते। भाई अगर आपको कोई चीज मैन्युफैक्चर करनी है तो आप किसी न किसी मशीन या किसी न किसी प्रोसेस की वजह से उसको मैन्युफैक्चर कर पाओगे, तो चाहे जितनी मर्जी आप ध्यान से कर लो काम को, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमियां रह जाएंगी। तो सरफेस पे इरेगुलरिटीज हमेशा रहेंगी, और जो सरफेस इरेगुलरिटीज है वो अपने आप आपस में ऐसे लॉक हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे जा रहा है तो ऐसे लॉक हो गई, अब लॉक होने की वजह से जो फोर्स आएगा अपोजिट डायरेक्शन में, उसी को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक व्यू, कि आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे सरफेस इरेगुलरिटीज पे जाके देख रहे हो, और उन इरेगुलरिटीज के इंटरलॉकिंग की वजह से जो आया उसी को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक व्यू। द इंटरलॉकिंग बिटवीन द irregularities of the surfaces of the body gives rise to friction। जो दो surfaces हैं उनके बीच में irregularities होंगी और उसी की वजह से आपको मिलेगा फ्रिक्शन, और वही फ्रिक्शन क्या है, माइक्रोस्कोपिक फ्रिक्शन। ठीक, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि कोल्ड वेल्डिंग। कोल्ड वेल्डिंग क्या होती है, देखो बच्चों, अब इसको फील करने के लिए यार मैं क्या बताऊं, नॉर्मल लाइफ में किसी को याद है कि आमतौर पे हम कहाँ पे देखते हैं कोल्ड वेल्डिंग जैसी चीज? कोल्ड वेल्डिंग ऐसा होता है देखो कि कोई चीज ज्यादा प्रेशर से दबा दी तो वो चिपक गई, ऐसा कहाँ पे होता है? बताता हूँ, दो इरेजर हैं बच्चों, दो इरेजर, कभी दो इरेजर एक साथ दबाए हैं बहुत प्रेशर से ऐसे? अरे रबड़, एक रबड़ को दूसरे रबड़ पे कभी ऐसे प्रेस किया है? किसी ने किया है क्या? नहीं किया तो नो बोलो। नो सर। नहीं किया, कभी करके देखना। दो, एक इरेजर लेना, ठीक है, नटराज का या नॉन डस्ट का,
दूसरा भी लेना, दोनों को ऐसे पकड़ना, वो छिलका उतार के ऐसे दबाना, फिर एक को पकड़ लोगे, दूसरा उसके साथ चिपका रहेगा, ठीक है, फिर उसको हटाना पड़ेगा ऐसे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सरफेसेस को आपने बहुत टाइट दबा दिया, वो दोनों सरफेस एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में इतना पास आ गए कि दे आर लाइक वेल्डेड अभी कुछ टाइम के लिए। तो वो कोल्ड वेल्डिंग है ना, उसकी वजह से भी आपको मिलेगा एक एक्स्ट्रा फोर्स, जो फ्रिक्शन होता है। तो जब सरफेस इरेगुलरिटीज थी, मान लो ऐसे थी, तो इसमें पहने पहने कोने होंगे नीचे। अब कभी ऐसा होगा कि दोनों सरफेसेस के ये वाले जो शार्प एजेस थे वो टच हो गए, और इस पे फोर्स आ रहा है, इस पे ऊपर से वेट लग रहा है और नीचे से नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, और ये सारा का सारा डिवाइड हो गया इन छोटे छोटे टुकड़ों पे। तो क्या होगा, इन पे एक्सट्रीम प्रेशर जनरेट होगा, इधर एक्सट्रीम होगा, इधर एक्सट्रीम प्रेशर, इसमें भी प्रेशर बहुत ज्यादा। तो उस बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से, जो कि बिल्कुल पॉइंटेड एजेस पे है, तो क्या होगा, ये दोनों वेल्ड जैसा फील हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे में फ्यूज हो जाएंगे जस्ट बाय प्रेशर। तो फ्यूज होने की वजह से क्या होगा, एक एक्स्ट्रा, जब आप ये वेल्ड हो गए फिर इसको पुश करके मूव करना चाहोगे, तो पहले ये वेल्डिंग टूटेगी यहाँ से, ये वेल्डिंग यहाँ से टूटेगी, ठीक है। तो वो होता है कोल्ड वेल्डिंग की वजह से फ्रिक्शन। तो वेल्डिंग को टूटना होगा, दैट इज वाई इट विल बी बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेल्डिंग, ठीक है। अब ये ऐसा वेल्डिंग, हाँ, देख लिया, अभी रेजर चिपक गए वो। चिपक गए ना बच्चे, तो सब लोग देखना तो चिपकेंगे वो। तो वो कोल्ड वेल्डिंग हो रही है उधर, थोड़ा एग्जैक्टली नहीं है भाई। देखो, अगर आप मेरे को बिल्कुल साइंस फिजिक्स लेवल की देखोगे ना फॉर्म्स, तो जो इरेजर का एग्जांपल बताया ना, दैट इज क्लोज टू कोल्ड वेल्डिंग। एक्चुअल में वो कोल्ड वेल्डिंग नहीं है, बट ऐसा होता है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया। जैसे इरेजर आपके चिपक गए ना आपस में, ऐसा ही ऑब्जेक्ट के साथ होता है। जब एक्सट्रीम प्रेशर अगर आप डाल दोगे तो वो चिपक जाएंगे। फिर आपको मूव करने के लिए, देखो, अगर एक इरेजर था, दूसरा ऐसे हल्के से रखा था, उसको मूव करने में कम फोर्स लग रहा है, बट अगर आपने प्रेशर करके चिपका दिया, अब जब आप एक को दूसरे पे स्लाइड करना चाहोगे तो पहले के कंपैरिजन में ज्यादा फोर्स लगेगा। तो वही आया, वो जो ज्यादा वाला कंपोनेंट आया, दैट वाज ड्यू टू कोल्ड वेल्डिंग। तो ये कोल्ड वेल्डिंग की वजह से ऐसा आपको हुआ, ठीक है। तो कोल्ड वेल्डिंग कुछ नहीं होता। देखो, आपने वेल्डिंग जब देखा होगा, मार्केट में जाते हो कभी, तो वेल्डिंग देखी होगी ना कि वेल्डिंग हो रही है, तो उसमें जनरली क्या होता है, वेल्डिंग कैसे पता चलती है हमें? आमतौर पे हम बोलते हैं कि वेल्डिंग हो रही है, ऐसा हमें पता कब चलता है? क्या देख के हमें पता चलता है कि वेल्डिंग हो रही है? स्पार्किंग ना, भाई से चिंगारियां उठ रही हैं, दिख रही है, तो बोलते हैं यार वेल्डिंग चल रही है। सही बात है। तो उसको बोलते हैं हॉट वेल्डिंग। हॉट वेल्डिंग मतलब जहां पे आग दिख रही है आपको, चिंगारियां दिख रही है, या कुछ चीज गर्म होकर वेल्ड हो रही है। कोल्ड वेल्डिंग वो होती है जहां पे केवल प्रेशर की मदद से वेल्ड हो जाए। एक चीज को पकड़ा, दूसरे इतना जोर से दबाया, चिपक गए, ठीक है। ऐसा होता है, सही में होता है। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, मुझे पता है। अगर आप एक से सरफेस से दूसरा है ना, उसको और से ऐसे मार दोगे तो चिपक जाएंगे भाई वो। ऐसा होता है। वेल्डिंग का कंसेप्ट ही ये है कि या तो हीट से वेल्ड कर लो या प्रेशर से, और हीट और प्रेशर दोनों एक साथ हो गए तो बहुत आराम से वेल्ड हो जाएगा। तो ये कोल्ड वेल्डिंग जो चीज है ना, वो आई जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम प्रेशर। तो ये एजिज कहाँ से आई? एजिज आए सरफेस इरेगुलरिटीज। भाई कितना भी अच्छा बना लो, तो सरफेस पे कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज रह जाएंगी। उन इरेगुलरिटीज की वजह से ये आपके एजिज आए। ये एजिज आपस में टच हुए, तो इन पे इतना एक्सट्रीम प्रेशर जनरेट हो गया कि ये दोनों, तीनों चारों जो भी एजिज होंगे इरेगुलरिटीज, वो आपस में ऐसे वेल्ड हो जाएंगी, ठीक है। अब जब आप इसको मूव करने लगोगे तो पहले ये बॉन्ड टूटेंगे, और फिर ऐसे 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 करके मोशन स्टार्ट होगा, ठीक है बच्चे। तो इसी को बोलते हैं कोल्ड वेल्डिंग। तो माइक्रोस्कोपिक में दो चीज आई। पहला क्या? इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग क्या थी कि ऐसे दच के मारता हुआ जा रहा है एक दूसरा, और दूसरा कोल्ड वेल्डिंग की वेल्ड ही हो गया। तो ये दो पार्ट है कोल्ड माइक्रोस्कोपिक के। और मैक्रोस्कोपिक में क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन बिटवीन द सरफेसेस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, वो तो पूरे सरफेस पे ही काम करेगा। और ये कहाँ काम करेगा? जहां जहां इरेगुलरिटीज होगी, ठीक है। अब देखो ऐसा आएगा, जो लेफ्ट आपको एनिमेशन दिख रहा है ना, ये वाला, ये देखो, ये हो रहा है सरफेस इरेगुलरिटीज की वजह से, ऐसे है ना। हमेशा इंटरलॉकिंग होगी, फिर छूट जाएगी, फिर होगी, फिर छूट जाएगी, ऐसे चल रहा है। तो दैट गिव्स राइज टू माइक्रोस्कोपिक फ्रिक्शन, है ना बच्चे। तो अब कल की क्लास में पढ़ेंगे स्टैटिक क्या होता है, काइनेटिक क्या होता है। इसके बाद का देखेंगे, फिर इनका फॉर्मूला वॉर्मूला देखेंगे, एक दो क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो जिनको अभी इसमें कुछ डाउट है अभी तक के फ्रिक्शन विक्शन में, तो पूछ लो।